जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज जो हम पूछने वाले हैं, एक समझे कि साइंस का एक क्रांतिकारी लाने वाले हैं। जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स फिजिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम जो पढ़ेंगे शुरू से लेकर के मात्रक से लेकर के लास्ट प्रकाश तक पढ़ेंगे। इस वीडियो से कन्फर्म है कि 3 से 4 नंबर फिक्स है। अब पार्ट 2 से भी 3 से 4 नंबर फिक्स है, मतलब 8 नंबर आने वाला है फिजिक्स से। ठीक है, जितना भी ग्रुप है आप सब ग्रुप सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला जो चैप्टर है, हम सब जानते हैं कि भौतिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन। आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? तो आइंस्टीन। आधुनिक भौतिकी बोलेगा तो आइंस्टीन। 1905 के बाद वाले को जो है ना बोलते हैं, इसको जो है ना आधुनिक भौतिकी पढ़ते हैं। और 1900 से पहले वाला क्या बोलते हैं? प्राचीन। पढ़ेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं? किसी राशि की मापन को ही क्या कहते हैं? मात्रक। पहले जो मापते थे हम सब बित्ता से मापते थे, ठीक है, डेग से मापते थे, ठीक है। बाद में धीरे धीरे डेवलप होते होते क्या हुआ कि मतलब कि किलो से मापने लगे, ठीक है। तो किसी राशि की मापन के निर्देश को क्या कहते हैं? मात्रक। मात्रक जो हम सब पढ़ेंगे दो प्रकार का होता है, एक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक उसे कहते हैं जो कि इसको तोड़ ना सके। अब एग्जाम में आपको देखा इनमें से कौन मूल मात्रक है। अब मूल मात्रक जैसे कि लंबाई कैसे मात्रक क्या है? मीटर। मीटर को टूटेगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। अब क्या होता है? समय, समय का सेकेंड। ताप कैसे मतलब क्या होता है? केल्विन। इसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ का परिमाण का मोल। एक दो संपूरक मात्रक होता है। समतल कोण कैसे मतलब क्या होता है? रेडियन, और घन कोण का स्टेरेडियन। अब व्युत्पन्न मात्रक जैसे कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है? वर्ग मीटर। देखो मीटर गुना मीटर दो भाग में टूटा ना, जिसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। देखो दो भाग में टूट गया, दो भाग में टूटे तो क्या होता है? व्युत्पन्न, ठीक है। आगे बताइए, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त करते हैं उसके कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मतलब दो को भाग को जोड़ दे, जैसे मीटर और गुना मीटर क्या हुआ? मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का हुआ ना। तो देखो तो लंबाई क्या है? मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है? मूल मात्रक है ना। और दो को लंबाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? व्युत्पन्न मात्रक। तो लंबाई गुना लंबाई क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे मतलब क्या होता है? वर्ग मीटर। खगोलीय दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का। अब प्रकाश वर्ष किसका मतलब है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एग्जाम में नहीं दिया था, डायरेक्ट दे दिया था 10⁻16 मीटर, 10⁻15 मीटर। लगभग आदमी 10⁻15 मारा। 9.46 भी क्या मानेंगे? 10। तो नहीं देगा 9.46 तो क्या माना है? 10⁻16 मीटर। और किलोमीटर बोलेगा 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर बताओ? 3.26। 3 दूनी कितना होता है? 6। तो 3.26। और मीटर में बोलिए, ठीक है, 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। एक मीटर में ज्यादा देने का चांस। एक पारसेक बराबर मीटर में 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। बल का सीजीएस मात्रा क्या है? डाइन। अब बल का मात्रा बोलेगा न्यूटन। तो एक न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁻5 डाइन। अब एग्जाम में उल्टा देता है समझो माइनस लगा देंगे। एक न्यूटन पावर 10⁻5 डाइन। एक डाइन बराबर बोलेगा 10⁻−5 न्यूटन। समझ गए ना? डाइन बोलेगा प्लस में, ठीक है, और न्यूटन में पूछेगा तो लास्ट में माइनस में। तो कार्य का सीजीएस मतलब क्या है? अर्ग, ठीक है। ये बताओ कि एक जूल बराबर कितना अर्ग? 10⁻7 अर्ग। लेकिन एक अर्ग बराबर 10⁻−7। समझ गया ना? अर्ग में बोलेगा तो क्या माना है? प्लस में, और जूल में बोलेगा तो माइनस में। 10 का विभिन्न घात में पढ़ेंगे, ठीक है। हम सब नीचे से क्रम में पढ़ेंगे। डेका हेक्टो किलो मेगा। डेका हेक्टो किलो मेगा। डेका 1 10⁻1। डेका कितना होता है? तब तो 1। हेक्टो 10⁻2। डेका डेसी। देखो डेका 10⁻1 तो डेसी क्या हुआ? -1। डेका बोलेगा 10⁻1 और डेसी बोलेगा तो
तो -1। देखो ट्रिक देते हैं, माइनस वाला का ट्रिक देते हैं। ओ कर और दीर्घिकार लगेगा तो माइनस माना है, ओ कर और दीर्घिकार लगेगा तो माइनस कर, खाली जो है ना किलो और हेक्टो छोड़ा करके। अब जैसे देखो कि माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, एक्टो, ये सब क्या है माइनस, समझ गए। तो डेका 10^1, डेसी बोलेगा 10^-1, हेक्टो बोलेगा तो 10^2, हेक्टो, और सेंटी 10^-2, 10 सेंटी 2, किलो क्या हुआ 10^3, किलो, और मिली बोलेगा 10^-3, मिली -3, मेगा बताओ 10^6, मेगा, माइक्रो 10^-6, मेगा माइक्रो, मेगा ऐसे याद करेंगे, मेगा माइक्रो, तो मेगा याद रहेगा तो माइक्रो भी हो जाएगा, माइक्रो याद होगा तो मेगा भी होगा। मेगा कितना हुआ 6, अब माइक्रो 10^-6। आगे बताओ गीगा, गीगा या जीगा 10 बोलेगा तो 9, गीगा या जीगा 9, और नैनो -9, वो करना क्या ना, नैनो -9, 13 बताओ 10^12, पीको 10^-12, पीको -12, पेटा बताओ, पेटा 15, पेटा, और फेमटो -15, पेटो फेमटो, पेटो, पेटो क्या हुआ 15, और पेप्टो 10^-15, एक्सा बताओ 10^18, एक्सा, एटो -18, ठीक याद आ रहा है, एक्सा एटो वो करा गया ना। आगे बताओ एक्सा क्या बताया 10^18, एटो 10^-18, 4 को जोड़ा हुआ है। जेटा बताओ 10^21, जेटा, जेप्टो -21, जेटा 21, जेप्टो -21, इयोटा बताओ, यो 24, योटा 24, युक्तो -24, योटा युक्तो, योटा युक्तो। देखो नीचे से जो है ना 1 1 3 तक जाएंगे, 1 1 3 तक। इसके बाद देखो 6 9 12 15 18 21 24, क्रम याद रखिएगा तो हो जाएगा। बीमा हम जो है निकालने के लिए ऐसे बोर्ड पर हम बता देंगे, जैसे किसी का भी बीमा निकालना है, आपको निकालना है चाल का, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी का ऐसे मतलब क्या होता है मीटर, और समय का सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड हुआ ना। अब मीटर को किससे सूचित करते हैं एल से, और सेकेंड को टी से, तो एल बटे टी हुआ, तो टी ऊपर जाकर क्या हुआ माइनस, एल टी -1, समझ गए। जैसे कि त्वरण होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा ना, तो मीटर का क्या हुआ एल, अब प्रति सेकेंड स्क्वायर टी पर -2। अब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे गति। अब गति क्या होता है, वैश्विक भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो दिशा नहीं हो, परिमाण हो दिशा नहीं हो, जैसे कि आपको चाल और वेग, ठीक है, और जैसे आपको शॉर्टकट में समझिए दूरी और विस्थापन, किसको सदिश किसको अदिश कहते हैं, तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए दूरी और विस्थापन जाइए। दूरी क्या हुआ कि हमको मान लीजिए कि यहाँ से बटेश्वर स्थान जाना है, इधर से होते होते मेन रोड जाएंगे, मेन रोड होते होते समझे पेट्रोल टंकी से होते होते मतलब कि अनादीपुर होते होते घूम फिर के जाएंगे। अगर हमको विस्थापन जाना है, वहीं जाना है कहाँ बटेश्वर स्थान, तो डायरेक्ट ही दीवार को चीरते हुए एक निश्चित दिशा में हमको जाना है, तो उसको क्या बोलेंगे निश्चित, परिमाण और दिशा दोनों तो किस क्या बोलते हैं विस्थापन। और जिसमें परिमाण हो दिशा नहीं हो, किधरों से चल जाए तो क्या बोलेंगे दूरी, समझ गया ना। चाल और वेग कौन होगा सदिश कौन अदिश, वेग सदिश, चाल क्या अदिश, कि विस्थापन बटे समय वेग और दूरी बटे समय क्या हुआ चाल। तो अब देखिए हमको जो है ना अदिश राशि रट्टा नहीं मानना है, याद करना है क्या सदिश। आज से आपका 1 नंबर फिक्स। अब देखो 4 बस आवेगा और भात खावेगा, 4 बस आवेगा मतलब क्या होता है, बस से देखो विस्थापन बल वेग बल आगुण, बस से क्या बोलते हैं बल विस्थापन वेग बल आगुण, ठीक हो गया। अभी देखो 100 से क्या हुआ संवेग, बस आवेगा 100 से क्या हुआ संवेग, आवेगा से क्या हुआ आवेग, संवेग का भाई कौन होता है आवेग, संवेग के भाई आवेग। और इसके बाद क्या हुआ त्वरण, त्वरण भी क्या है सदिश राशि, त्वरण भी क्या है देखो अब आएगा वेग विस्थापन बल बल आगुण, कौन सी राशि है सदिश, और संवेग का आवेग भी सदिश और त्वरण भी, बस इसके बाद जो भी आएगा मार दीजिएगा अदिश।
अब दूरी किसे कहते हैं, दूरी समझा दिए क्या बोलते हैं, मतलब समय अंतराल वस्तु तय की मार्ग की लंबाई, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी। और दूरी एक कैसी राशि है, अदिश, पूरा समझा दिए। और दूरी एक अदिश राशि है, सदैव धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, दूरी चलेंगे धनात्मक होगा ना। एक निश्चित दिशा में दो बिंदु के बीच लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। मतलब कि एकदम सीधा सीधी दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। और दूरी इधर से इधर बोलेगा तो दूरी। विस्थापन कैसे मतलब क्या हुआ, मीटर। और दूरी कैसे मतलब भी मीटर। देखो दूरी बताए धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखो रट्टा मारोगे, चाल किसे कहते हैं, रट्टा कहाँ मारेंगे। अब देखो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल। तय की दूरी को प्रति सेकेंड, दूरी बटे समय क्या हुआ, चाल हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, चाल। तो चाल का ऐसे मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का औसत चाल बराबर फॉर्मूला 2u1 u2 बटे u1 प्लस u2। वेग किसे कहते हैं, रट्टा मारिएगा आप सब। वेग बताए कि विस्थापन बटे समय को क्या बोलते हैं, वेग। मतलब विस्थापन बटे समय आएगा तो क्या होगा, वेग। अब देखो क्या दिया है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड तय की दूरी को क्या बोलते हैं, वेग। मतलब निश्चित दिशा बोलिए, विस्थापन बटे समय तो क्या होगा, वेग। और दूरी बटे समय बोलेगा तो चाल। अब देखो कि त्वरण किसे कहते हैं, रट्टा मारोगे, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन, वेग बटे क्या गया, समय, परिवर्तन की दर, दर मतलब क्या होता है, समय। तो वेग बटे समय, मीटर प्रति सेकेंड बटे सेकेंड क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, त्वरण का ना। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन। समय के साथ वस्तु का वेग क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, घटता है। त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे क्या कहते हैं, मंदन। प्रक्षेप गति का आकार कैसा होता है, परवलयाकार। अब बोलेगा कौन जो है प्रक्षेप गति का उदाहरण है, तो धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छोटा गोला। मतलब कि समझोगे इधर से मार के इधर से जाएंगे, जैसे छक्का मारना, समझ गए ना। इधर से जैसे तीर मारेंगे डायरेक्ट जाके गिर जाता है, समझ गए ना। जैसे भाला फेंकेंगे, इधर से जाते हैं जाके घुस जाता है, समझ गए ना। तोप से छूटा गोला, आ गया ना समझ में। यहां से जोड़ेंगे जाके नहीं गिर जाता है कहीं पर। तो इस तरह वाला जो काम होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है। प्रक्षेप की अधिकतम दूरी फेंकने के लिए 36 से कितना कोण पर फेंकना चाहिए, 45। प्रक्षेप बोलेगा तो 45। अब प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना डिग्री कोण होता है, 90। प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु वेग और त्वरण बोलेगा तो 90। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करते उस गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। तो वृत्त का है, इसका मार्ग का चक्कर लगाना, जिसको क्या बोलेंगे, वृत्त का चक्कर लगाना ही क्या कहता है, वृत्तीय गति। आ गया समझ में। नहीं समझोगे तो रट्टा मार मार के कर जाएगा, लेकिन याद नहीं होगा। अभी याद हो जाएगा, भूल जाएंगे, लेकिन हम जो तरीका बता रहे उस तरीके से जल्दी याद हो जाएगा। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण घूमे उस कोण को कोणीय वेग बोलते हैं। वृत्तीय गति समझ गए। वृत्तीय गति क्या हुआ, वृत्त में चक्कर लगाना। अब वृत्त में चक्कर लगाना ये जानते हैं कि इसे त्रिज्या जो काटते हैं, त्रिज्या जो काट करके त्रिकोण टाइप से बना है उसको क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। नहीं समझे, वृत्त का जो चक्कर लगा उसको क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। अब चक्कर जो लगाएंगे तो कोणाकार चक्कर लगेंगे, वृत्त के अंदर ये जैसे ये वाला चक्कर लगेगा, इसको क्या बोलेंगे, कोणीय वेग बोलेंगे। ठीक है, चाप से अति करके करते हैं। रेखीय चाल बराबर क्या होता है, त्रिज्या। रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना पाई की मान की गणना सबसे पहले किसने किया, आर्यभट्ट। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का तीन नियम पढ़ेंगे। न्यूटन का पहला, दूसरा और तीसरा। न्यूटन का तीनों नियम जिंदगी भर नहीं छूटेगा। आज से लिख लीजिए, कभी नहीं छूटेगा। बात को ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं छूटेगा। अब देखिए पहला नियम क्या बताता है
कि मान लीजिए कि कोई एक किताब रखा हुआ है, जब तक इस पर लगाएंगे न, जब तक बाय बल नहीं लगाएंगे ये हटकेगा। अब ट्रेन लगल है तो लगले है, जब तक इसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे रुकेगा। समझो कि लगाने के बाद ढील डोल करे उसको क्या बोलेंगे, बाय बल लगा रहे हैं। वो यही बोला है, यदि कोई विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। कुर्सी को रखा है तो कुर्सी रख ले रहेगा, जब तक उस पर बाय बल न लगे, ढकेले नहीं, ठीक है। तो बाय बल लगा के उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, उससे क्या कहेंगे, न्यूटन का प्रथम नियम। प्रथम नियम को ही क्या बोलते हैं, जड़त्व या गैलीलियो का नियम, ठीक है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। अब देखिए कि प्रथम नियम से किसकी परिभाषा बोलती है, बल की परिभाषा। अब देखिए बल एक ऐसी राशि है, सदिश राशि, तुरंत बताएं। अब देखिए एग्जाम में आएगा आपका, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुकना, बोलता है ना, ठहरा हुआ गाड़ी आने को जो रुक जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो न्यूटन का प्रथम नियम। चलती हुई मोटर के अचानक रुकने पर, मोटर चल रहा अचानक रुक जाएगा तो क्या होगा, रुकने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती है। और जो कम्बल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाता है। अरे कम्बल में गंदा है, 2 महीना से खींचे नहीं हो, उसमें तो मैल जकड़ा हुआ है, जब तक उस पर डंडा नहीं मारिएगा झड़ेगा, नहीं तो गंदे पर ओढ़ोगे फिर महकेगा, नहीं होगा। समझ में आ गया ना। अब न्यूटन का प्रथम नियम काम खत्म। अब न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम है कि चोट लग रहा है लेकिन चोट को लगने नहीं देना है। जैसे कि हम सब कूदते हैं तो क्या करते हैं कि हाई जंप किए हम सब, बालू को पहले बालू डालते हैं, बालू नहीं डाल के कूद के देखा तो, हम दूध ज्यादा खाए हो तो नहीं, उसको हल्का करते हैं। जैसे कि गद्दा पर करते हैं तो जो है ना, जो मजबूत गद्दा हो उस पर उछलना, और जो रुई पर उछलना तो किसको अथी होगा, रुई पर कम चोट लगेगा ना, बुझेबे नहीं करेगा। अब देखो ये न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बोलता है, किसी वस्तु के संवेग, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहता है, संवेग। तो द्रव्यमान गुना वेग क्या होता है, संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग कैसी राशि है, सदिश। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन दर वस्तु पर आरोपित बल का समानुपाती, अर्थात संवेग परिवर्तन बल की दिशा में हो। एफ बराबर ए कौन सी बोलता नियम का होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम। अब बल का व्यंजक कौन सा नियम है, द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम का समझो कि मतलब कि टेनिस गेंद जैसा जो होता है होता है, जैसे कि मतलब कि जैसे कि आ रहा है उस उधर से छक्का मारे हैं, मतलब कि वो वहां से खिलाड़ी खड़ा है तो गेंद जो आता है तो क्या करता है, ऐसे डायरेक्ट पकड़ता है, डायरेक्ट चोट लगेगा, हाथ गोड़ फूल जाएगा। वो क्या करता है, इस तरह घींचता है, ठीक है। अब मतलब कि दौड़ने, हाई जंप करने वाला कुछ दूर दौड़ता है, नहीं दौड़ता है। समझ गए न्यूटन का द्वितीय नियम। इसमें उदाहरण नहीं दिए आपको, हम समझा दिए, ठीक है, समझ गए ना। अब पढ़ेंगे न्यूटन का तृतीय नियम, समझ गए ना। द्वितीय नियम के बारे में समझ गए। तृतीय नियम शॉर्टकट में समझो, क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे कि शॉर्टकट में आप समझे, नाव से कूदना, नाव से जब कूदते हैं तो नाव क्या होता है, नाव पीछे, लेकिन हम आगे क्या हो जाते हैं, आगे गिर जाते हैं। तो आगे पीछे के ही क्या बोलते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। मतलब हम क्या होता है कि जब गोली चलाते हैं तो गोली आगे हो जाता है लेकिन गोली पीछे ढकेल जाता है, गिर जाते हो ना। न्यूटन क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो, उसे कहते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाला पीछे की ओर धक्का लेता है ना, गोली से चल जाता है आगे लेकिन पीछे अटक जाता है। नाव से किनारे कूदने पर नाव के पीछे का हटना, और रॉकेट को उड़ाने में, ये कौन सा नियम है, तृतीय नियम। आगे बताइए, बोलेगा आवेग किससे कहते हैं, आवेग का सूत्र याद है, बल गुना समय अंतराल, बल गुना, वही बोला है जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय के अंतराल के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, आवेग। आवेग बराबर क्या बताए, बल गुना समय अंतराल या संवेग में परिवर्तन। घर्षण बल हमेशा बल के क्या होता है, विरोध की होता है कि
दिशा में होता है, विरोध होता है। अब पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय। और केंद्र की बाहर की ओर लगने वाला बल को अपकेंद्रीय। समझ गए ना? तो अभिकेंद्रीय बल बराबर फॉर्मूला बताइए। mv² बाय आर, mv² बाय आर। अब जानिएगा अपकेंद्रीय बल किसको कहेंगे? जो बाहर की ओर बल लगेगा। किस बल को अजड़त्वीय प्रेम बल कहते हैं या छदम बल कहते हैं? बताइए। अपकेंद्रीय बल को अजड़त्वीय प्रेम बल और छदम बल किसको कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़त्वीय बल या छदम बल है, इसकी दिशा विकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने वाली मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, ये किस बल का उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल। मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है। मौत के कुएं में कुएं की दीवार क्या होता है? मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर होती है। ठीक है। तो कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाला प्रतिक्रिया भ्रम को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब कि ई जो आएगा आपको अभिकेंद्रीय बल मानना है। मौत का कुआं वाला आएगा तो क्या मानना है? अभिकेंद्रीय बल। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना आघूर्ण मोजा। बल आघूर्ण बराबर आघूर्ण मोजा। सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सरल मशीन बल आघूर्ण किस? सरल मशीन उत्तोलक, गिरनी, अनंत तल, स्क्रू जैक किस सिद्धांत पर काम करता है? सरल मशीन। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु। आलम, आयास, भार। पहले जान जाएंगे, इसके बाद तीनों उत्तोलक के बारे में जान जाएंगे। आलम, आयास और भार। आलम को इंग्लिश में बोलते हैं फलक्रम, ठीक है, और आयास को बोलते हैं इफोर्ट, और भार को जान ही रहे हैं लोड। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे क्या करते हैं? आलम कहते हैं। निश्चित बिंदु चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम जाए तो उसे क्या बोलते हैं? आलम। आयास का अर्थ उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, आयास मतलब उपयोग में लाने के लिए जो बल लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? आयास। इफोर्ट, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है या रुकावट हटाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? भार। अरे बोझ उठाएंगे तो उसको भार नहीं बोलेंगे, बोझा उठा दिएंगे नहीं बोलते हम, ठीक है, भार हो गए खत्म। अकेला उठता है? नहीं उठता है। अब उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में पहला क्या आता है? आलम। तो देखो बोलेगा कि एफ डब्ल्यू किस में बीच में आता है, इसका ट्रिक है एफ डब्ल्यू ई। एफ डब्ल्यू, तो आलम बीच में आएगा, फलक्रम बीच में आएगा तो प्रथम श्रेणी, आलम बीच में आएगा तो प्रथम श्रेणी, और डब्ल्यू बीच में आएगा तो द्वितीय श्रेणी, और ई बीच में आएगा तो तृतीय श्रेणी। समझ में आया? जैसे कि कैसे पढ़ते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, बीच में पृथ्वी आता है। आम इमली पढ़ते हैं, सूर्य और चंद्रमा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, बीच में जो आता है वही पढ़ते हैं। इसी तरह इसमें क्या पढ़े? पहला में कौन बीच में आएगा? एफ। वो वही बोलेगा कि आयास और मतलब डब्ल्यू के बीच क्या आ जाता है? आलम। ठीक है, तो आलम बीच में आएगा तो प्रथम, और डब्ल्यू बीच में आएगा तो, और ई बीच में आएगा तो तृतीय। तो प्रथम श्रेणी का आंतरिक लाभ क्या होता है? तीनों हो जाए, एक से अधिक, एक के बराबर, एक से कम। तो प्रथम में तीनों आएगा, एक से अधिक, एक के बराबर, एक से कम होगा तो प्रथम। और दूसरा बताओ, एक से अधिक होगा तो द्वितीय, एक से अधिक होगा तो द्वितीय, और एक से कम होगा तृतीय। ये तो कम खत्म होगा, संख्या वाला कम खत्म हो गया ना, और आलम आयास भार वाला भी खत्म हो गया। अब सर कैसे मारेंगे? कैची, क्लास, अगड़म बगड़म, ये भी खत्म हो जाएगा। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में क्या हो गया? जो बीच में पेच घुसा रहे, जो पेच में घुसा रहे उसको क्या बोलेंगे? प्रथम श्रेणी। अब जैसे देखो कैची में नट बाल्टू घुरा है ना, नट को निकाल देना, कैची एक वो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? कैची। पिलास में भी घुसा रहता है। अब देखो सरसी देखबे ना करे हो,
कील उखाड़ने की मशीन, किल्ली जो उखाड़ते हो, कील उखाड़ने की मशीन। शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक इस तरह करते हो, साइकिल पेडल मारते हो बीच में, लेकिन ब्रेक आगे लगाते हो, तो साइकिल का ब्रेक। हैंड पंप चलाए हो तुम सब? चापाकल, तो ये कौन सा है बीच में लगल है ना? वासर, जिलेबिया वासर। कौन कौन वासर होता है? तो बीच में पेच लगाओ तो कौन सा है? प्रथम श्रेणी। कौन कौन? हाँ, कील उखाड़ने वाली शीश झूला, साइकिल का ब्रेक। पहला सभ्य है, दूसरा तीसरा कम है, तो दूसरा तीसरा जो पढ़ लिया पहला खत्म हो गया। ठीक है, तो चिमटा और मनुष्य का हाथ तीसरा है। चिमटा मनुष्य का हाथ तीसरा, और बेलचा भी है तीसरा रे। हाँ, बेलचा जो कि हम सब खिचड़ी खाते हैं, चम्मच। अरे गिट्टी को बोलते हैं बेलचा, हम सब चमचों को बेलचा कहते हैं। गिट्टी न उठाने वाला देखे वो बेलचा बोलते हैं उसको। गिट्टी इस तरह करके जो उठाते हैं इसको क्या बोलते हैं? बेलचा। समझ गया ना? चम्मच को भी छोटका बेलचा कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? आ गया समझ में? आगे में भार हो, आगे। ठीक है, तो अब देखो दूसरा में क्या है। दूसरा में क्या है कि बीच में सामान रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि सरौता, सरौता देखो बीच में कसेली रखते हैं, इसको फोड़ते हैं, दाबते हैं ना। अब देखो नींबू निचोड़ने की मशीन, फिर नींबू डालते हैं बीच में। अब क्या है, एक पहिए कूड़ा ढोने का रहता है ना, तो सरौता नींबू निचोड़ने में से पहिया कूड़ा ढोना कौन सा? द्वितीय। अब मनुष्य का हाथ चिमटा तृतीय। काम खत्म हो गया तीनों का। रट्टा मारना है, खाली वीडियो को सुनना है, काम खत्म हो गया। वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन समझ रहे हैं आप सब। संतुलन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, अस्थाई, अस्थाई, उदासीन। उतना डिटेल इसमें नहीं पढ़ना है। अब तीसरा पढ़ेंगे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ऊर्जा, पहले कार्य जानते हैं। कार्य किसे कहते हैं? कार्य की माप लगाए गए बल, अब बल के दिशा के वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर हो, उसे कहते हैं कार्य। लेकिन समझ में नहीं आया तो शॉर्टकट में समझेंगे। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो वही बोली लो छे, कार्य की माप लगाए गए बल, बल की दिशा, वस्तु के विस्थापन के गुणनफल। तो बल की दिशा, विस्थापन के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? कार्य। अब बल गुना विस्थापन क्या हुआ? कार्य। रट्टा मारिएगा, समझिएगा तब ना। ऐसा सूत्र याद रख लो, काम खत्म हो गया। तो कार्य कैसे मात्रक क्या होता है? अस्थाई मात्रक न्यूटन, सेकेंड या जूल। कार्य कैसी राशि है? अदिश मात्रक। जब थीटा कोण होगा तो एफ एस कोस थीटा होगा। कार्य बल गुना विस्थापन कोस थीटा। ठीक है, अब ऊर्जा किसे कहते हैं और शक्ति किसे कहते हैं? बहुत कंफ्यूजन होता है सर। जो तुमको क्षमता आ गया उसको बोलेंगे ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। और कार्य करने की दर को शक्ति। कार्य बटे समय क्या हुआ? शक्ति। और क्षमता आ गया तो ऊर्जा आ गया। तो पास क्षमता छो तब ऊर्जा है। तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, कार्य बटे समय क्या हुआ? शक्ति की ऊर्जा, शक्ति हुआ। अरे कार्य करने की दर, दर मतलब समय होता है, तो कार्य बटे समय क्या हुआ? शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? समय। आ रहा है समझ में ना? अब पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का? स्थितिज और गतिज। ये जो पंखा चल रहा है कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। ये मतलब दोनों है। पंखा चलना ये सब क्या है? दोनों है। और तो छत पर दौड़ना ये सब। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटेगा। ठीक है, ध्रुव पर अधिकतम जी का मान होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। इसके बाद पृथ्वी को घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी का मान घटेगा, और घटाएंगे तो बढ़ेगा। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार 0 होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो बढ़ा हुआ भार प्रतीत होता है, जब नीचे जाते हैं तो घटा हुआ, और समान वेग से ऊपर या नीचे होता है तो कोई परिवर्तन नहीं। प्रत्येक ग्रह सूर्य की चारों ओर
दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ग्रह की कक्षा कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है? नियत रहता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल, बड़ी टी से। टी स्क्वायर समानुपाती आर का क्यूब केपलर गति का नियम है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह क्या बताते हैं? बुध। और अधिकतम दूरी कौन है? वरुण। ग्रह का जो चारों ओर परिक्रमा करे उससे क्या बोलते हैं? उपग्रह। उपग्रह का कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय चाल कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अतः परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल। परिक्रमण काल बराबर क्या होगा? कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। पृथ्वी की अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल कितना समय होता है? 84 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट। अब पढ़ेंगे ध्रुवीय वेग। ध्रुवीय उपग्रह वैसा उपग्रह जो पृथ्वी की नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह। इसकी कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा आवर्तकाल 84 मिनट होता है। भूअस्थायी उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर। इसका परिक्रमण काल 24 घंटा। भूअस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ध्रुवीय का कितना होता है? 8। भूत तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने का श्रेय किसे? इसका है आर्थर सी क्लार्क। भूत तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह कौन होता था? आर्थर सी क्लार्क। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर सेकेंड। इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से भीगेंगे, मतलब ऊपर फेंकेंगे तो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा, उस वेग से भीगेंगे। कक्षीय वेग बराबर v बराबर फॉर्मूला है g(r), छोटी g बड़ी r। और प्लायन वेग बराबर होता है 2gr। प्लायन वेग बराबर 2gr। कक्षीय वेग बराबर gr। पूछता है प्लायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना आता है? √2 गुना। gr कट जाता है। उपग्रह का कक्षीय वेग कितना गुना बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा? तो √2 गुना। gr कट जाएगा तो √2 ही होगा। अब पढ़ेंगे 5वां चैप्टर दाब। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब। ये देखिए इसका दाब बराबर होता है बल बटे, तो बोला कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं? दाब। तो बल बटे क्षेत्रफल क्या हुआ? दाब। तो दाब कैसे मतलब क्या होता है? पास्कल। यह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब यह दाब होता है जो पारे के कितने सेंटीमीटर लंबे होते हैं? 76 सेंटीमीटर या 45 डिग्री अक्षांश होता है। एक बार बराबर कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटेगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाकर वायुमंडलीय दाब घटेगा। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। ये बैरोमीटर क्या करता है? मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर का पट्टियांक जब एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है क्या होता है? वर्षा होने। धीरे धीरे बोलेगा तो वर्षा, एक बार गिरेगा तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे ऊपर चलेगा दिन साफ। धीरे धीरे बादल साफ होते ऊपर जाएगा तो क्या होगा? दिन साफ। द्रव में दाब बराबर P बराबर होता है HdG। स्थिर द्रव में क्षैतिज तल में स्थिर सभी बिंदुओं पर दाब क्या होता है? समान। अब छठा चैप्टर पढ़ेंगे प्लवन। द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल बोलते हैं। मतलब द्रव का वह जो ऊपर की ओर बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावक या उत्क्षेप बल। उत्प्लावक बल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? आर्किमिडीज। उत्प्लावक बल का अध्ययन आर्किमिडीज। आर्किमिडीज किस देश का था? ग्रीस या यूनान। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। मतलब आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा? जब डूब जाएगा तो अधिकतम होगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उससे भार में कमी होता है।
उस आभार कमी को ही क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का नियम। मतलब तैरने का नियम क्या है, आर्किमिडीज का नियम। पनडुब्बी जलयान किस नंबर पर काम करता है, आर्किमिडीज। मैनोमीटर सरल वायदा मापी, 14 वायदा मापी, निद्रा वायदा मापी, तुगा मापी, ये सभी आर्किमिडीज से काम करते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर आप घनत्व का ऐसा ही मतलब है केजी प्रति मीटर क्यूब। अपेक्षित घनत्व होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। जल का महत्व घनत्व अधिकतम फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 39.2, सेल्सियस में 4। अपेक्षित घनत्व का मात्रा क्या होता है, कोई मात्रक नहीं। अपेक्षित घनत्व को किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर। घनत्व बोलेगा तो हाइड्रो ड्रो ड्रो, आर्द्रता बोलेगा तो हाइग्रो गो। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए तैरना क्या होता है, आसान। तो समुद्र का घनत्व क्या होता है, अधिक, इसलिए अंडा ऊपर तैरता है। इसलिए अंडा का घनत्व अधिक है कि जल का घनत्व अधिक है, अंडा जो तैर रहा है उसका घनत्व क्या है, अधिक है। तो सॉरी जो ऊपर तैर रहा है उसका कम है, जो नीचे तैर रहा है अरे हल्का है तो इसलिए तैर रहा है, मिस्टेक हो गया। जब बर्फ समुद्र के पानी पर तैरता है उसका आयतन कितना भाग ऊपर आता है, 1/10, और नीचे बोलेगा 9/10। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा क्या होता है, तैरता है, और नमक क्या होता है, डूब जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर। अब पढ़ेंगे पृष्ठ। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल को क्या होता है, ससंजक बल। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, मतलब गैस में ससंजक बल का मान नहीं होता, बहुत मात्रा में कम होता है, नहीं होता है। दो विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को असंजक। दो विभिन्न बोलेगा तो असंजक, और एक पदार्थ बोलेगा तो ससंजक। एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है किसके कारण, असंजक। लिपस्टिक चिपकता है किसके कारण, असंजक बल उसमें ज्यादा है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ की लंबाई। पृष्ठ तनाव का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति या जूल प्रति मीटर स्क्वायर, जूल प्रति। द्रव का ताप बनाने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा। द्रव का ताप बनाने पर पृष्ठ तनाव, अक्रांतिक ताप पर यह शून्य होता है। घुलनशील नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, घुलनशील नमक मिलाने पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम और एक समान होती है उसे क्या बोलते हैं, केश नली। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे ही क्या बोलते हैं, केशिकत। तो ऊपर या नीचे तेल चढ़ता है उसको केशिकत। से लालटेन का बत्ती देखे हैं, ऊपर चढ़ता है फिर नीचे, किसके कारण, केशिकत। केशिकत को इंग्लिश में कैपिलरी क्रिया बोलते हैं। ब्लॉटिंग पेपर स्याही की शीघ्र सूख लेता है किसके कारण, केशिकत। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधे की शाखाएं, तना, पत्ती, जल और आवश्यक लवण केशिकत के कारण पहुंचते हैं। कॉफी पाउडर में जल बहुत ही शीघ्र घुल जाता है किसके कारण, केशिकत। पतली सुई किसके कारण पानी में तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव क्या करता है, कम की बढ़ा देता है, कम करता है, साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बनते हैं जब साबुन में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा। एक बार बोलते हैं कि घोलने का काम जब होगा तो पृष्ठ तनाव कम होगा, तो अपना साफ करेगा, उसके गंदगी हटा देता है। पानी की मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा, घटेगा। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा। जीभ के ऊपर सभी भाग में अच्छी तरह फैल जाता है, तब ना स्वादिष्ट लगता है, जीभ में पानी लगता है। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। पृष्ठ तनाव वाला बात आएगा ना तो हमेशा क्या मानना, घटना। ठीक है, अब पढ़ेंगे 8वां चैप्टर है श्यामता। 14 चैप्टर हमको पढ़ना है, 8वां चैप्टर पढ़े श्यामता। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परत के बीच उनकी अपेक्षित गति को विरोध करने वाली घर्षण बल को क्या बोलते हैं, श्याम बल। तो द्रव और गैस की दो क्रमागत क्या है, परत है। द्रव का परत और किसका परत है, गैस की परत है।
उनकी अपेक्षित गति का विरोध करते उसको बल को क्या कहेंगे? श्यान। श्यान बल। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों मध्य अपेक्षित गति का विरोध करते उसको क्या बोलते हैं? श्यानता। अपेक्षित गति का विरोध सिर्फ करेगा क्या होगा? श्यानता। श्यानता किसका गुण है? द्रव की, ठोस की, गैस का? द्रव और गैस का। श्यानता किसका गुण है? द्रव और गैस का। द्रव का अनुभार बनने से श्यानता क्या होगा? बढ़ेगा। द्रव का अनुभार बनने से श्यानता बढ़ेगा। आगे बताइए कि ठोसों में श्यानता होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, सिर्फ द्रव और गैस होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होता है? शून्य होता है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होता है? शून्य। ताप बनने से द्रव की श्यानता क्या होता है? घटेगी। ताप बनने से द्रव की श्यानता घटेगी, लेकिन गैस की श्यानता बढ़ेगी। चलो बताओ, आदर्श तरल की श्यानता क्या होता है? शून्य होता है। ताप बनने पर द्रव की श्यानता घटती है, ताप बनने पर द्रव की श्यानता, परंतु गैस की क्या होता है? बढ़ जाती है। श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है क्या? डेका पुआइज। श्यानता गुणांक कैसे मात्रक? पुआइजली या पास्कल सेकेंड। श्यानता गुणांक को नीटा से सूचित करते हैं, छोटी एन, नीटा से। आगे बताओ, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्या बोलते हैं? क्रांतिक वेग। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को, यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी किस पर निर्भर करता है? श्यानता पर। बर्नौली प्रमेय जो है ना, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेंचुरी मीटर पर। नली के द्रव में प्रवाह की दर किससे ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर। नली के द्रव में प्रवाह की दर वेंचुरी मीटर। बर्नौली प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि गतिज ऊर्जा बढ़ने से दाब घटता है, गतिज ऊर्जा घटने से दाब बढ़ता है। किसके कारण? बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। अब 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, प्रत्यास्थता। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसका नियम है? हुक का नियम। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल का अनुक्रमानुपाती होता है। किसका नियम है? हुक का। हुक का नियम समझो कि प्रत्यास्थता से संबंधित है। बोलेगा किसका नियम प्रत्यास्थता से संबंधित है? हुक का नियम। प्रत्यास्थता गुणांक कैसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्थता गुणांक कैसे मात्रक? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, आवर्त गति। छोटा चैप्टर था। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? आवर्त गति। तो बार बार दोहराए तो क्या बोलते हैं? आवर्त गति। तो कि मतलब कि समझो कि ये घड़ी दोहरा रही है बार बार, इसको क्या बोलेंगे? आवर्त गति। आवर्त गति जान गए ना, बार बार दोहराना ही क्या बोलता है? आवर्त गति। अब किसी पिंड की सम स्थिति से इधर उधर गति को ये क्या बोलते हैं? दोलन काल। दोलन या कंपनी। इधर उधर गति बोलेगा तो दोलन गति। दोलन या कंपनी। इधर उधर बोलेगा तो, अब बार बार दोहराएगा तो आवर्ती गति। कंपन अपनी सम स्थिति से एक ओर जाना, फिर सम स्थिति आकर दूसरी ओर जाना, पूर्ण सम स्थिति वापस लौटना, एक दोलन या कंपन कहलाता है। आवर्त काल क्या होता है? बहुत इंपोर्टेंट है। समझो कि एक दोलन पूरा करने में इधर से गया इधर से आया, उसको क्या बोल रहे हैं कि आवर्त काल। एक दोलन पूरा करने के समय को क्या बोलते हैं? आवर्त काल। इधर से गया उधर से आया, उसको क्या बोलेंगे? आवर्त काल। तो एक वो होता है कि आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है कि कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति। एक सेकंड में जितना कंपन करे उसको क्या बोलेंगे? आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1/t। आवृत्ति के सूचित होते हैं n से, 1/t। अब सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर क्या होता है? कोई सूत्र याद है किसी को? 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी। 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी। एल होता है डोरी की लंबाई। लंबाई बढ़ने पर t क्या होता है? आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल। यही कारण है कि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए, उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगा, और झूले का आवर्त क्या होगा? घटेगा। और झूला क्या होता है? जल्दी जल्दी दोलन करने लगता है। आवर्त काल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। झूलने वाली लड़की की बगल में
कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आपातकाल कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करना है। तुम 40 kg का, 30 kg का, द्रव्यमान पर कोई निर्भर ही नहीं कर रहा है, वही चल रहा है। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो घड़ी का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो घड़ी का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। अर्थात घड़ी क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी सुस्त हो जाएगा। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? घटेगा। जी का मान लेकिन क्या होता है? घटेगा। उधर पीछे पूछे, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो भारीनता के कारण जी का मान क्या होता है? 0 होता है। और घड़ी आवर्तकाल क्या होगा? अनंत हो जाएगा। मतलब लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अनंत हो जाएगा। उपग्रह लोलक घड़ी वहां काम करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा ना, कहीं अनंत हो गया ना। गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाए तो आवर्तकाल भी क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई बढ़े तो आवर्तकाल भी क्या होगा? इसलिए घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। आवर्तकाल बढ़ा, ज्यादा समय लगे तो क्या लगा? सुस्त लगा ना। सर्दी में कम हो जाए तो टी भी क्या हो जाता है? कम होता है। लोलक घड़ी क्या होता है? तेज चलने लगती है। सर्दी में क्या होता है? तेज चलता है। लोलक घड़ी सर्दी में क्या होता है? तेज चलता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा को लोलक घड़ी ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना होता है? 1/6। अब 11वां चैप्टर पढ़ेंगे तरंग। तरंग मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, यांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग वे तरंग होते हैं जो किसी पदार्थिक माध्यम से, पदार्थिक माध्यम क्या होता है? पदार्थ, ठोस या द्रव या गैस माध्यम से गुजरे, उसे क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंग। समझ में आया? ठोस द्रव गैस माध्यम से गुजरे तो उसको कौन सा तरंग? यांत्रिक तरंग। हाँ, तीनों माध्यम से जो गुजरे उसको क्या बोलेंगे? यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को 2 भागों में बांटा गया, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि और प्रकाश कैसा तरंग? यांत्रिक की अयांत्रिक? यांत्रिक तरंग। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। और प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अब पढ़ेंगे अयांत्रिक तरंग को ही क्या बोलते हैं? विद्युत तरंग। अयांत्रिक तरंग को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। अयांत्रिक तरंग को वैसी तरंग जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, उसको क्या बोलते हैं? अयांत्रिक तरंग। तरंग निर्वात में भी संचरित हो सकता है, मतलब कोई हवा नहीं हो, निर्वात में भी तरंग गुजर सके, उसको क्या बोलेंगे? अयांत्रिक तरंग। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती है, जो किसके चाल के बराबर होता है? प्रकाश की चाल के बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसके चाल के बराबर होता है? प्रकाश की चाल के बराबर। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? फोटोन की। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य प्रेशर कितना होता है? 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर, मतलब -14 से लेकर लास्ट कितना होगा? 10⁻4 मीटर। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति बोलते हैं। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की गति को तरंग गति कहते हैं। अब पढ़ेंगे गामा किरण, इसे पूरा किरण पढ़ेंगे। इनमें कौन बोलता है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग समझ गए तब ना हुआ। विद्युत चुंबकीय तरंग गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य अवरक, रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल बिलाडिया। क्या होता है? हेनरी बेकुलर। तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य प्रेशर इसका जो है ना 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर, तरंगदैर्घ्य प्रेशर 10⁻14 से 10⁻10 मीटर। इसका आवृत्ति प्रेशर होता है कि हमेशा जो है ना 2-2 कम होता है। आवृत्ति प्रेशर का क्रम याद रखिएगा ना, किरण का अगर क्रम याद रखिएगा तो आवृत्ति प्रेशर याद हो जाएगा। सब में 2 का अंतर है। से पहला क्या बताए? गामा किरण, इसका आवृत्ति प्रेशर 10/20 से 10/18। इसको भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। बोले किस किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? गामा किरण। इसका उपयोग कृत्रिम रेडियो धर्मिता में करते हैं। किस किरण का कृत्रिम रेडियो धर्मिता में करते हैं? गामा किरण का। नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। एक्स किरण, इस किरण की खोज किसने किया? रॉन्जन। 10⁻10 से 10⁻8 मीटर। 10/18 से 16, देखो 20 से क्या था? 18, अभी क्या हुआ? 18 से
16। आवृत्ति प्रतिशत 18 से 16। ठीक है, ये एक्स किरण पूछ रहे हैं। चिकित्सा औद्योगिक क्षेत्र में आज आया था शायद, औद्योगिक क्षेत्र में किस किरण का प्रयोग करते हैं? एक्स किरण के। चिकित्सा औद्योगिक क्षेत्र में एक्स किरण है। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था? रीटर। पराबैंगनी किरण की खोज 10-8 से 10-7 मीटर, 8 से इस तरंगदैर्घ्य परिसर। आवृत्ति परिसर बोलो, आवृत्ति हुआ 10-16 से 10-14 मीटर। आवृत्ति परिसर 16 से 14। सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, बैक्टीरिया नष्ट करने में किसका प्रयोग करते हैं? पराबैंगनी। पूछता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में, बैक्टीरिया नष्ट करने में किसका प्रयोग करते हैं? पराबैंगनी। दृश्य किरण जो दिखाई देता है, औसी किरण जो दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं? दृश्य किरण। दृश्य किरण 10-14 से 10-12 परिसर तक होता है उसका। ये जो ना तरंगदैर्घ्य परिसर नहीं याद करना, ये नहीं पूछेगा। दृश्य किरण 10/14 से 10/12 हमें वस्तु दिखलाई पड़ती है किस किरण के कारण? दृश्य। अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया? हर्शेल। अवरक्त विकिरण की खोज, और इसका आवृत्ति प्रतिशत 12 से 10। 12 से। कोहरे में फोटोग्राफी, रंगीन सेकाई में किसका प्रयोग करता है? अवरक्त का। बोलेगा कोहरे में फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? अवरक्त। लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया? हेनरी गर्ज। लघु रेडियो तरंग का हेनरी गर्ज। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में किसका प्रयोग करते हैं? वही लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग दोनों का प्रयोग करते हैं। रेडियो टेलीविजन में दोनों होता है, ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंग और जो लघु रेडियो तरंग का। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने किया? मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग का। गामा किरण का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड। गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम स्थिति की किसी भी जितनी अधिक से अधिक दूरी तय करे उसको दूरी को दोलन का क्या बोलते हैं? आयाम। जितनी दूरी अधिक से अधिक दूरी तय करे उसको क्या बोलते हैं? आयाम। फिर से सुनो, ये बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तय की जाती है उस दोलन को क्या बोलते हैं? आयाम। किसी भी ओर, उस ओर हो चाहे इस ओर हो, ज्यादा से ज्यादा दूरी करे उसको क्या बोलते हैं? आयाम। अब तरंगदैर्घ्य पढ़ेंगे। तरंग की गति में समान कला में कंपन करने वाला दो क्रमागत कण के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? तरंगदैर्घ्य। मतलब देखो इस तरह, इसको क्या बोलेंगे? तरंग। दो क्रमागत, ठीक है। मतलब क्रमागत दो संपीड़न और विलयन के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? तरंगदैर्घ्य। नहीं समझे? इस तरह है, इस तरह गया, इस तरह गया, इस तरह गया, ये दोनों के बीच में आ रहा है जगह, उसको क्या बोलेंगे? तरंगदैर्घ्य। तरंग की चाल बराबर सूत्र बताओ। आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। अब 12वां टॉपिक पढ़ेंगे ध्वनि तरंग। अब पढ़ेंगे अवस्रव तरंग, स्रव तरंग, प्रास्रव। अवस्रव तरंग किसको बोलते हैं? इंफ्रासोनिक तरंग। अवस्रव तरंग को इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को क्या बोलेंगे? अवस्रव, जो कि मनुष्य ना सुन सके। मनुष्य किस तरंग को सुन सकता है? श्रव। मनुष्य श्रव को सुनता है और पाला और लास्ट को नहीं सुनता। 20 हर्ट्ज से नीचे ध्वनि तरंग को क्या बोलते हैं? अवस्रव। यह तरंग बहुत बड़े आकार को स्रोत से उत्पन्न किया जा सकता है। श्रव तरंग, अब श्रव तरंग कितना हर्ट्ज से नीचे होता है? 20 हर्ट्ज से नीचे। श्रव तरंग बोलो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को क्या बोलते हैं? श्रव। ऑडियोबल, जिसको हम प्रयोग करते हैं, मनुष्य सुन सके, कौन सा तरंग? श्रव। आप पढ़ेंगे प्राश्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से ऊपर वाले तरंग को क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य। इसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक तरंग, इंग्लिश में देता है। अल्ट्रासोनिक तरंग को क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य। 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 किलो हर्ट्ज, किलो लगेगा तो अब प्राश्रव्य। मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ किस तरंग को सुन सकता है? प्राश्रव्य तरंग को। इस तरंग को गाल्टन सिटी के नाम से जानते हैं। किस तरंग को गाल्टन सिटी जानते हैं? प्राश्रव्य तरंग को। दाब विद्युत प्रभाव विधि द्वारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कंपन उत्पन्न करते हैं। आगे बताओ कि संकेत भेजना, समुद्र की गहराई का पता लगाना, ये किसके कारण? प्राश्रव्य तरंग। कीमती कपड़ों, वायान, घड़ी के पुर्जों को साफ करना, किसके कारण? प्राश्रव्य। गठिया रोग के उपचार में प्राश्रव्य। अब भ्रूण की जांच में प्राश्रव्य। अब ध्वनि की चाल पढ़ेंगे। ध्वनि की चाल
सबसे अधिक किस माध्यम होता है? ठोस। जो मजबूत होता है वो ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? द्रव। इसके बाद गैस। ध्वनि की चाल, माध्यम की चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? प्रत्यक्षता तथा घनत्व पर। अब में वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड। अब पूरे यादें करवाते हैं। पहले सबसे छोटा है वायु। वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद बताओ सबसे कम है CO2। CO2 में कितना है? 260। CO2 में ध्वनि की चाल 260 मीटर प्रति सेकंड। और वायु में कितना बताया? 332। इसके बाद है कि भाप 100 डिग्री सेल्सियस पर 405। भाप 100 डिग्री सेल्सियस पर 405। आगे बताओ अल्कोहल में कितना है? 12-13। अल्कोहल में ध्वनि की चाल 12-13। हाइड्रोजन में बताओ 1269। हाइड्रोजन में 69। आगे बताओ कि जल में ध्वनि की चाल 1483। जल में ध्वनि की चाल। समुद्री जल बोलेगा तो 50 जोड़ लो, 1533। समुद्री जल में 33। पारा में बताओ 1450। पारा में 1450। लोहा में बताओ 51-30। लोहा में। कांच में बताओ 56-40। कांच में ध्वनि की चाल। एल्युमिनियम बताओ 64-20। बोलेगा इनमें से किसकी ध्वनि की चाल अधिक होता है? तो पढ़ोगे तब ना। एल्युमिनियम, कांच, लोहा नीचे से। माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। कहां दिक्कत कर रहा है? माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ता है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड। सबका गुड़ गया है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना होगा? 0.61 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि के 3 लक्षण है: प्रबलता, तरत और गुणता। प्रबलता, तरत और इससे आएगा क्वेश्चन, समझेंगे प्रबलता क्या होता है। प्रबलता ध्वनि का विलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देता है। किसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देता है? प्रबलता के कारण। ध्वनि की प्रबलता स्तर किसमें व्यक्त करते हैं? फोन में। प्रबलता स्तर फोन में। प्रबलता जान गए क्या होगा? प्रबलता किसे कहते हैं? जो तेज या मंद सुनाई दे उसे क्या बोलते हैं? प्रबलता। तरत क्या बोलते हैं? जो मोटी या पतली सुनाई दे, क्या होगा? तरत। तरत तो अब तरत किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तरत किस पर निर्भर करेगा? ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तरत भी क्या होगा? अधिक। एक ध्वनि पतली होती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगा? कम होगा। अब तरत भी क्या होगा? कम होगा। और ध्वनि क्या होगा? मोट। अब गुणता पड़ेगा। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता, समान तरत की ध्वनि में अंतर पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? गुणता। नहीं समझे? प्रबलता क्या बताए? प्रबलता बोलेंगे तेज और मंद होगा तो क्या बोलेंगे? प्रबलता। अब मोटा या पतला होगा तो तरत। और जो दोनों होगा उसको क्या बोलेंगे? गुणता। जो दोनों का गुण हो उसको क्या बोलते हैं? गुणता। गुण हो तो गुणता। अब ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि का तीव्रता व्यक्त करने का मात्रा क्या है? बेल। तीव्रता किसमें व्यक्त करेंगे? बेल। शांत क्षेत्र में डेसिबल कितना होता है? 50। शांत क्षेत्र में 50 और आवासीय में 55। व्यापारिक में 65। लास्ट में औद्योगिक में 70। शांत में 50, औद्योगिक में 70। आगे बताओ डेसिबल जो है ना बेल का कौवां भाग है, 10वां भाग। डेसिबल बेल का। मनुष्य का अधिकतम श्रव्य सीमा जो मनुष्य सुन नहीं सके, कितना डेसिबल है? 95 डेसिबल। मनुष्य का अधिकतम श्रव्य सीमा जो मनुष्य सुन सके 95। तेज या मंद सुनाई दे किसके कारण? प्रबलता। इतना समझाया तो। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकरा कर परावर्तित होता है, जिससे परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। मतलब समझो टावर से टकरा करके वापस आ जाए, क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या कर? परावर्तन का ही रूप है। मतलब बड़का ऊपर पहाड़ से टकरा करके वापस आना, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितना दूरी होता है? 17 मीटर या 16.6 मीटर। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है?
1/10 सेकेंड। समझ गए ना? प्रतिध्वनि क्या हुआ, गुणता क्या हुआ, तरत क्या हुआ, प्रबलता क्या हुआ, समझ गए ना? फिर से दोबारा जब पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अपवर्तन क्या होता है? ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन। और दिन में बोलोगे तो थोड़ा सा जोरों से बोलोगे तो नहीं सुना देगा, यहाँ वाला नहीं सुना देगा, यही वाला रात में बोलना तो ज्यादा जोर सुनाई देगा। तो ज्यादा कम सुनाई देना किसके कारण? अपवर्तन। जब बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार प्रवर्तन के बाद काफी समय तक बनी रहे, बार बार प्रवर्तन कारण ध्वनि अस्थायित्व हो, उसे बोलते हैं अनुरणन। जैसे कि एक रूम में हम बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, बार बार उधर से कंपन होके आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? अनुरणन। समझ गए ना? अनुरणन का ही एक भाई है अनुनाद। अनुरणन का भाई कौन है? अनुनाद। जब किसी वस्तु के कंपन के स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपन आवृत्ति के बराबर हो, बहुत बहुत अधिक बहुत आयाम से कंपन करने लगे, उसको घटना कहेंगे अनुनाद। रेडियो सुनना किसके कारण? अनुनाद के कारण। रेडियो सुनना, ध्वनि का तरंग दर कितना मीटर कोटि का होता है? कोई भी पढ़ा होगा तो याद होगा, जो नहीं पढ़ा होगा नहीं याद होगा। कितना मीटर का है? 1 मीटर। ध्वनि का तरंग दर 1 मीटर का। ध्वनि आगे बताइए। वैसी तरंग जो अपने स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, इसी तरंग को अप्रगामी तरंग। तो ऐसा तरंग जो फैलेगा और सिकुड़ेगा और लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, उसके क्या बोलेंगे? अप्रगामी तरंग। वह तरंग जो आगे बढ़ेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रगामी। आगे नहीं बढ़ेंगे तो अप्रगामी, आप बढ़े तो प्रगामी। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति हो, श्रोता ध्वनि की आवृत्ति उसकी आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ते, उसका क्या? डॉपलर प्रभाव। मतलब कि श्रोता और श्रोता के बीच अपेक्षित गति हो, बोलने वाला और सुनने वाला, ठीक है, की गति हो तो उसके क्या कहेंगे? डॉपलर प्रभाव। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल, माध्यम में ताप और दाब पर ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? मैक संख्या। मैक संख्या बराबर क्या होता है? माध्यम की चाल बटे ध्वनि की चाल। मैक संख्या 1 से अधिक हो तो क्या बोलेंगे? पराध्वनिक, सुपरसोनिक। ये पूछता है मैक संख्या 1 से अधिक हो तो क्या बोलेंगे? पराध्वनिक या सुपरसोनिक। मैक संख्या 5 से अधिक हो तो हाइपरसोनिक, या बोलेंगे पराध्वनिक। पराध्वनिक या हाइपरसोनिक। अब 13वां चैप्टर है और दूसरा लास्ट, ऊष्मा। वह ऊर्जा जो एक वस्तु दूसरी वस्तु केवल तापांतर के कारण स्थानांतरण है। तापांतर के कारण स्थानांतरण उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा। ऊष्मा का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल। ऊष्मा का ऐसा मतलब 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.186। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। ऊष्मा का सही मतलब क्या बताएं? जूल। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोले? कैलोरी। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर क्या होता है? 1 BTU बराबर 252 कैलोरी। 1 BTU बराबर 252 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 1 कैलोरी बराबर 4.186 बोले ना, 1000 से गुना करो तो क्या होगा? 4186। 1 किलो कैलोरी बोलेगा तो 4186 जूल। 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 BTU, मतलब सेल्सियस बोलेगा तो कैलोरी और फ़ारेनहाइट बोलेगा तो BTU। तापमापी का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो। जल का ईमान कितना फ़ारेनहाइट बताए थे? 32 डिग्री। और क्वथनांक बोलेगा तो 212। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस में संबंध पूछता है। C/5 A-32/9 K-273/5 R/4। फिर से सुनो, K-273/5 C/5 A-32/9 और R/4। परम शून्य तापमान केल्विन में कितना होता है? 0 और सेल्सियस में -273। केल्विन में व्यक्त करने के डिग्री का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं।
पारा कितना ताप पर जमता है? पारा -39, पारा -39। द्रव तापमापी कितना से कितना मापते हैं? -30 से 350। द्रव तापमापी -30 से 350। मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? 37, और केल्विन में 310, और फ़ारेनहाइट में 98.6। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी कितना से कितना मानते हैं? -200 से 1200, -200 से। पूर्ण विकिरण तापमापी TRP किससे मापते हैं? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे, मतलब कि उच्च तापमान किससे मापते हैं? पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टीफन का नियम। पूर्ण विकिरण तापमापी किस पर काम करता है? स्टीफन का नियम। ई समानुपाती T पर पावर 4 किसका नियम है? स्टीफन। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। डॉक्टरी थर्मामीटर बोलेगा तो फ़ारेनहाइट, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर बोलेगा ना, थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट। विशिष्ट ऊष्माधारिता के मतलब क्या होता है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्माधारिता जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। बर्फ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है? 2100, और जल का 4200। बर्फ का दुगुना क्या था? जल। बर्फ से क्या बनेगा? जल। बर्फ दो, बर्फ को पिला दो, क्या बनेगा? जल। बर्फ का कितना हो? 2100, और जल का 4200। पारा का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है? 140। पारा का। शीशा का बताओ? 130। शीशा का विशिष्ट ऊष्माधारिता। लोहा का बताओ? लोहा का 460। लोहा का। किरोसिन तेल का 210। किरोसिन तेल का। किरोसिन तेल में 0 बढ़ा दो तो जल बन जाएगा। किरोसिन तेल में 0 बढ़ा तो। 13वां चैप्टर हम सब पढ़ रहे हैं, पता है ना आप सबको? लास्ट चैप्टर बचेगा प्रकाश। किसी वस्तु को गर्म करने पर लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में वृद्धि हो, उसको क्या बोलेंगे? ऊष्मीय प्रसार। लंबाई को अल्फा से सूचित करते हैं, बीटा को क्षेत्रफल से, आयतन को गामा में। लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में वृद्धि करेंगे उसको क्या बोलेंगे? ऊष्मीय प्रभाव। अल्फा, बीटा, गामा का अनुपात कितना होता है? 1:2:3। 1:2:3। प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर आयतन में क्या होगा? घटेगा। जल 0 से 4 में आयतन क्या होगा? घटेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन क्या होगा? न्यूनतम। और 4 डिग्री के बाद क्या होगा? बढ़ेगा। आया समझ में? सूखी बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऊष्मा संचरण की कितने विधि होता है? 3 विधि: चालन, विकिरण और संवहन। ठोसों में ऊष्मा संचरण की विधि क्या है? चालन। ठोस में। द्रव और गैस में संवहन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन पेटिका ऊपर में होती है ताकि रेफ्रिजरेटर का अन्य भाग किसके द्वारा ठंडा हो सके? संवहन। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? गर्म हो जाएगा। खोल देंगे तो गर्म हो जाएगा, उल्टे। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? संवहन। वायुमंडल। आगे बताइए। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? कि समान अवस्था रहने के पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु को ठंडे होने की दर वस्तु चारों ओर के माध्यम के तापांतर का अनुपाती होता है। तो जैसे जैसे ठंडे हो जाएगी, ठंडे होने की दर क्या होगा? कमेगा। ठंडा होना किसका नियम है? न्यूटन का शीतलन नियम। ठंडा होना शीतलन नियम। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक है किसका नियम? किरचॉफ। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक इसका बोलता है कि अंधेरे कमरे में, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, सुनो। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। अंधेरे कमरे में काली और सफेद दोनों करेंगे तो कौन अधिक करेगा? काला। अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी, काली काला में अधिक चमकेगी। ठीक है। किसी वस्तु का उत्सर्जन की क्षमता ई की उसके परमता का टी के चौथे घात के बराबर है, किसका नियम है? ई समानुपाती टी पर पावर 4 किसका नियम है? स्टीफन का नियम। वह बिंदु जो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। ठोस, द्रव, गैस तीनों बिंदु से क्या बोलेंगे? त्रिक बिंदु।
अब ध्यान दो, गलनांक की क्वथनांक सब अच्छा सुनो। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। ठोस का द्रव बोलेगा तो गलन, और निश्चित ताप लगेगा तो गलनांक। गलन का बड़का भाई क्या है? गलनांक। ठोस द्रव अगर क्या हो? गलन। ठोस से द्रव गलनांक, अद्रव से ठोस हिमांक, ठोस से द्रव गलनांक, ठोस से द्रव, अद्रव से ठोस हिमांक, द्रव से ठोस हिमांक। आ रहा है समझ में? पराया गलनांक और हिमांक क्या होता है? बराबर। ठोस से द्रव क्या बताए? गलनांक, द्रव से ठोस हिमांक। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या रहता है? वाष्पन। द्रव का वाष्प बोलेगा तो वाष्पन, और वाष्पन को निश्चित ताप करेंगे तो क्वथनांक। द्रव को, द्रव का वाष्प में बदलना क्या बोलता है? वाष्पन, और वाष्प को निश्चित ताप बनाएंगे क्या बोलेगा? क्वथनांक। आया समझे? द्रव का वाष्प में लगेगा तो वाष्पन। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन। वाष्प का द्रव, आ रहा है समझ में? द्रव का वाष्प बोलेगा तो क्या होगा? निश्चित ताप का द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन। द्रव का वाष्प बोलेगा तो वाष्पन, और वाष्प का द्रव बोलेगा तो संघनन। समझ में आया? ठोस से द्रव बताए, द्रव से क्या बताए? ठोस बताए। अब द्रव से वाष्प बताए, वाष्प से क्या बना रहे हैं? द्रव। आ रहा है समझ में? फिर से बताते हैं, कहीं कंफ्यूजन होता है। ठोस से द्रव बोलेगा तो क्या बोलेंगे? गलनांक। और द्रव से ठोस बोलेगा तो हिमांक। अब आ गया? द्रव से वाष्प बोलेगा तो वाष्पन, और वाष्प से द्रव बोलेगा तो संघनन। बहुत अच्छा, समझ गए आप सब। दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर क्वथनांक, प्रेशर कुकर दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ पर कितना होता है? 100 से कम। अशुद्धि मिला से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। आगे बताइए, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितना कैलोरी प्रति ग्राम होता है? 80। बर्फ का गलन की गुप्त उष्मा कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त उष्मा कितना था? 540। वाष्प का बोलेगा तो, अब बर्फ का बोलेगा तो 80। गुप्त उष्मा का सही मतलब क्या बताए थे? जूल प्रति केजी। गुप्त उष्मा का आगे बताओ। गलनांक 0 से -22 हो तो उसको हिम मिश्रण बोलेंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर। 0 से 22, ठीक है। कुल्फी आइसक्रीम इसीलिए 0 से -22 तक रखते हैं। वाष्पीकरण, द्रव के खुली सतह प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण। समझिए गए? आपेक्षिक आर्द्रता किसमें व्यक्त करते हैं? प्रतिशत में। आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता, ओस बनने के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितना होना चाहिए? 100%। ओस बनने के लिए अपेक्षित आर्द्रता, अब एसी पढ़ेंगे। एसी का ताप कितना से कितना होता है? 23 से 25। एसी का ताप, अपेक्षिक आर्द्रता कितना होता है? 60 से 65। अपेक्षित आर्द्रता। उष्मा गति का प्रथम नियम किसको प्रदर्शित करता है? ऊर्जा को। उष्मा गति का प्रथम नियम, कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होना, शुष्क बर्फ का रूप में बदल जाना किसके कारण होता है? रुद्धोष्म। कार्बन डाइऑक्साइड अचानक प्रसार, शुष्क बर्फ का बादल में बदल जाना किसका होता है? रुद्धोष्म। उष्मा गति का प्रथम नियम उष्मा प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है, लेकिन इसमें क्या दूसरा नियम क्या दिशा बताता है? पहला नियम दिशा नहीं बताता है। अब हम सब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। ये किस तरंग का बनाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश किस तरंग का बनाता है? चुंबकीय तरंग। इसका तरंग दैर्घ्य कितना से कितना होता है? 3900 से 7800। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 7800। बाप रे। प्रकाश की कणिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया? दकार्ते ने। प्रकाश की कणिका मॉडल दकार्ते ने। कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, कणिका मॉडल बोलेगा दकार्ते। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेन्स। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होता है। इस प्रकार तरंग मॉडल को
प्रागुमुक्ति की पुष्टि करता है। किसने कहा? फूको। फूको वैज्ञानिक है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग है। किसका नियम है? मैक्सवेल। विद्युत चुंबकीय नियम किसने दिया? मैक्सवेल। विद्युत चुंबकीय नियम मैक्सवेल किस देश का है? स्कॉटलैंड। मैक्सवेल स्कॉटलैंड। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है? अनुप्रस्थ। प्रकाश क्या अनुप्रस्थ है ना। प्रकाश में ध्रुवण की घटना होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ध्वनि में बोले? ध्वनि में नहीं होगा, प्रकाश में होगा। मिस्टेक कर दिए। प्रकाश में होगा, ध्वनि में नहीं होगा। हम जैसे बोलते हैं वैसे तुम सब बोलते हो। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्रॉम्पटन सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्रॉम्पटन सिद्धांत आइंस्टीन। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट में होता है, उसे क्या बोलते हैं? फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे बंडल या पैकेट में, उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने किया? हेनरिक हर्ट्ज 1887 में। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया? तो आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? आइंस्टीन को। कब मिला? 1921 में। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। प्रकाश वेग की गणना सबसे पहले किसने किया? रोमर। प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले रोमर। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, कितना होता है? 3 गुना 10⁻8। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। चंद्रमा से प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड। 1. अब हम सब पढ़ेंगे निर्वात में प्रकाश। देखो शाम में 10⁻8 ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3 गुना 10⁻8। निर्वात में 3 गुना 10⁻8। कांच में 2 गुना 10⁻8। कांच से एक बड़ा होता है कौन है? निर्वात। कांच क्या होता है? 2 गुना 10⁻8। निर्वात 3 गुना 10⁻8। तारपीन का तेल में बताओ? 2.0 गुना 4 गुना 10⁻8। तारपीन का तेल में 2.04 गुना 10⁻8। जल में बताओ? 2.25 गुना 10⁻8। 2.25 गुना। रॉक साल्ट और नाइलॉन में 1.96 गुना 10⁻8। रॉक साल्ट और नाइलॉन में 1.96 गुना 10⁻8। अब जानेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। अच्छा से समझ जाइएगा। वह वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। जो स्वयं का प्रकाश हो उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब क्या है? प्रदीप्त वस्तु। और प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर दिखाई देने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। समझ में आया? प्रदीप्त वस्तु जो स्वयं का प्रकाश हो, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, उसमें प्रकाश है। और प्रदीप्त जो कि स्वयं का प्रकाश नहीं हो लेकिन डालने पर पड़ जाए, जैसे कि हम सब पर डालेगा तो। पारदर्शक वस्तु क्या है? पारदर्शक वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाए। प्रकाश डाले लेकिन निकल जाए, उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शक। निकल जाए तो पारदर्शक। और पारदर्शक वस्तु क्या होता है? जिससे प्रकाश नहीं निकल सके। क्लियर हो गया ना? और पारदर्शक, पारदर्शक और पारदर्शक समझ गए? जो निकल जाए उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शक। जो नहीं निकले, बहुत अच्छा। अब पढ़ेंगे विवर्तन, बहुत इंपोर्टेंट है। विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अच्छा से ध्यान दो। प्रकाश को अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश की घटना को क्या बोलते? विवर्तन। छाया में मुड़ने की घटना क्या बोले? विवर्तन। छाया आएगा तो क्या मानना है? विवर्तन। अब प्रकीर्णन जानेंगे। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशा में प्रकाशित होता है। सभी दिशा में होगा। धूल और कण क्या बताएंगे? धूल और अन्य पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं, धूल से कण निकले और प्रकाश सभी दिशा में प्रसारित हो। इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन समझ में आया? इसे बताते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण हो, धूल और अन्य पदार्थ का सूक्ष्म कण हो और प्रकाश सभी दिशा में प्रसारित हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? बैगनी। सबसे अधिक प्रकीर्णन और सबसे कम
लाल। इनमें से किसका प्रकीर्णन अधिक है, बैगनी देवी ने करेगा तब। तो भाई जीओर याद रखेंगे, VIBGYOR, तो कर्म याद रखेंगे तो हो जाएगा। आज का सीन में दिया था भाई जीओर, VIBGYOR। आकाश का रंग नीला दिखना किसके कारण, प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखना, प्रकीर्णन। रंग का यूज हो जाएगा लाल पीला सफेद, तो क्या मानेंगे, प्रकीर्णन। रमन प्रभाव की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन। कब खोज किया था, 1928। सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला, 1954। नोबेल पुरस्कार 1930, भारत रत्न 1954। अब परावर्तन समझेंगे, समझ गए ना, व्यतिक्रम के विवर्तन क्या हुआ, प्रकीर्णन समझ गए ना। अब क्या समझेंगे, परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन। चिकना पृष्ठ से टकराकर वापस लौटेगा, क्या बोलेंगे, परावर्तन। इसका दो नियम है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण एक ही तल में होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण एक ही तल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है, बराबर। ये किसका नियम है, परावर्तन का। अब तीनों दर्पण जानेंगे, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इसके बाद रंग बता देंगे। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही बनती है जितनी दर्पण के सामने होगा। जितना पीछे बने जितना आगे बने उसका कौन सा दर्पण है, समतल। समतल मतलब समान, जितना आगे उतना पीछे, इसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। तो जो कि आईना देखते हैं तो कैसा दर्पण है, समतल दर्पण में वस्तु आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण कितना होगा, 2 थीटा। समझे, यू होगा तो 2U, समझ गया ना, यू चाल होगा तो 2U और थीटा होगा तो 2 थीटा। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम क्या होना चाहिए, आधी। समझ में आ गया ना। अब गोलीय दर्पण से परावर्तन। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहला पढ़ेंगे हम सब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को ध्यान से रखेंगे, यहां से क्वेश्चन तो आना ही। बड़ी फोकस दूरी अवतल दर्पण, बड़ी फोकस दूरी होगा क्या होगा, अवतल दर्पण, जिसको दर्पण दाढ़ी बनाने में काम करता है। आंख नाक कान दांत के डॉक्टर, गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। आंख कान नाक दांत सब हो जाएगा क्या होगा, अवतल। गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में, सोलर कुकर में अवतल। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब समझेंगे। देखो पहले होता है फोकस, बाद में होता है अनंत, बीच में क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो समझो फोकस पर बनेगा तो अनंत पर, अनंत पर बनेगा तो फोकस पर बनेगा, और वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र। समझ गए ना। बीच का बीच, पहला को लास्ट, लास्ट को पहला। समझ गए ना, पहला को तीसरा, तीसरा को पहला, दूसरा को दूसरा, पहला दूसरा क्या हुआ, दूसरा तीसरा। नहीं समझे, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र तो उधर क्या होगा, वक्रता केंद्र और अनंत। नहीं समझे, फोकस और वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र और अनंत। उत्तल दर्पण में कैसे, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अरे उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा और आगे बताओ। उल्टा दर्पण से बनी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से प्रत्येक दशम प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है, पीछे, दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच छोटा सीधा और आभासी, छोटा सीधा और उत्तल दर्पण में। तो इसका उपयोग गाड़ी की चालक की सीट के पीछे दृश्य को देखने में। गाड़ी के पीछे एक चालक सीट क्या होगा, नहीं समझे, अरे जैसे कि शीशा लगा था साइड मिरर में होता है, उत्तल दर्पण। सोडियम परावर्तक में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। साइड मिरर नहीं समझे, साइकिल चलाए हैं, मोटरसाइकिल चश्मा लगा रहता है तो पीछे दिखता है। अब पढ़ेंगे अपवर्तन। आप क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से प्रवेश कर दोनों माध्यम अलग अलग तल पर अभिलंब आपतित होती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तिरछी आपतित होने पर अपनी मूल दिशा में बिचली जाए उसको घटना क्या कहते हैं, अपवर्तन। फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में
अविलंबित आपतित होने बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वो अपनी मूल दिशा में विचलित उसको ना क्या करेंगे, अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम होती है तो प्रवेश करते दोनों माध्यम पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। अरे समझो कि विरल माध्यम से सघन होता क्या होता है, जकड़ जाता है, और सघन माध्यम से विरल ओर की होता है क्या, झुक जाती है। सघन से विरल, सघन क्या होता है, सघन मतलब जकड़ा हुआ, विरल मतलब फैला हुआ। तो अविलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा, लेकिन अविलंब के समांतर प्रवेश करेगा। अपवर्तन के नियम है, आपतित किरण, अविलंब, अपवर्तित के तीनों क्या होता है, समतल होता है। अब आगे बताओ कि अपवर्तनांक के नियम बताए, साइन आई बटे क्या होता है, साइन आई। ताप बनने पर अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। ताप बनने पर अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य बनने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घटेगा। तरंगदैर्घ्य बनने से अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर बताओ, निर्वात में प्रकाश की चल बटे माध्यम में प्रकाश की चल। आगे बताइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है ना, का दो नियम है। क्या होता है नियम, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से क्या होता है, विरल माध्यम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन माध्यम से, आपतन कोण क्रांति कोण क्या कहता होता है, बड़ा होता है। आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है। आगे बताइए, हीरा का चमकना, मृग मिच का बनना, जल में पड़ी पकनेली, कांच में आई दरार, किसके कारण, पूर्णांतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मिर्च का, जल में परिपक्व नली, कांच में आई दरार, किसका कारण, एंडोस्कोपी, किसके कम करता है, पूर्णांतरिक। आप पढ़ेंगे लेंस। समझो दो गोलीय पृष्ठ घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को क्या बोलेंगे, जो गोलीय घिरे हुए पृष्ठ को क्या बोलेंगे, लेंस। घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस। लेंस कितने प्रकार का होता है, दो, उत्तल और अवतल। उत्तल को कॉन्वेक्स बोलते हैं, अवतल को कॉनकेव। दोनों देता है एग्जाम में सर, गलती हो जाता होता है ना, तो उत्तल अवतल कंफ्यूज होता है। कॉनकेव मारे, कॉन्वेक्स मारे, तो ये बताओ कौन बड़का लग रहा है, कौन छोटका लग रहा है, उत्तल बड़ा कि अवतल बड़ा, अवतल बड़ा। ये बताओ कि कॉनकेव बड़ा कि कॉन्वेक्स बड़ा, कॉनकेव बड़ा होता है। देखो CONVEX और इसको होता है CONCAVE, तो कॉनकेव हो गया, बड़ा हो गया कॉनकेव। इंग्लिश के वर्ड गिनो, CONVEX के अक्षर हुआ, 6 अक्षर हुआ। अब देखो 7 अक्षर, CONCAV कॉनकेव, 7 अक्षर हो गया तो अवतल। अनंत पर बनेगा तो इसका तो बताना पड़ेगा। लेंस की क्षमता का मतलब क्या है, डायोप्टर। डायोप्टर को किससे सूचित करते हैं, डी से। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता, और अवतल लेंस का ऋणात्मक। श्वेत प्रकाश को अपनी आवेगी रंग में विभक्त होने की घटना क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश को विभक्त होने की घटना क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का लाल रंग का तरंग दर अधिक होगा, कम होगा, अधिक। लाल रंग का तरंग दर क्या होता है, अधिक। और बैंगनी रंग का न्यूनतम। भिन्न भिन्न रंग का भिन्न भिन्न कोनों विक्षोपित होता है, किसने कहा, मतलब भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोनों विक्षोपित होता है, किसने कहा, न्यूटन। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा कि अधिक होगा, कम होगा। कांच में बैंगनी रंग का प्रकाश का वेग कम, अपवर्तनांक अधिक होगा। कांच में बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक। लाल रंग में वेग सबसे अधिक क्या होगा, अधिक होगा। लाल रंग में वेग क्या होगा, अधिक, अपवर्तनांक क्या होगा, कम। इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है, दो, प्राथमिक और द्वितीयक। इंद्रधनुष किसके कारण होता है, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण, 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष, जब इसमें अच्छा समझ सकते हो, देखिए जब वर्षा की बूंदे पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन हो तो क्या है, प्राथमिक। सुनो बहुत अच्छा समझ सकते, ये देता है कई बार परावर्तन कई बार अपवर्तन होगा। जब वर्षा की बूंदे 2 बार अपवर्तन हो, 1 बार परावर्तन होगा, प्राथमिक। 2 बार क्या बताए, अपवर्तन, 1 बार परावर्तन, तो सुने क्या बोले, 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन तो प्राथमिक, 2 बार परावर्तन 2 बार अपवर्तन होगा दूसरी। नहीं समझे, 1 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन तो प्राथमिक,
दो दो बार दोनों होगा तो द्वितीय। प्राथमिक इंद्रधनुष को रंग बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? लाल। प्राथमिक इंद्रधनुष से बाहर की ओर लाल, अंदर की ओर बैगनी। अब बैगनी की किरण कितना डिग्री का बनता है? 40.8। बैगनी 8 और लाल होता है 42.8। 42. बैगनी 40.8। बैगनी बैगनी कितना होता है? 8 और लाल बोलेंगे 42.8। द्वितीय की धनुष में क्या बताए? 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन। 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन बोलेगा तो क्या होगा? द्वितीय। और क्या बताए? 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होगा तो प्राथमिक। 1 बार परावर्तन तो प्राथमिक, 2 बार दोनों होगा तो द्वितीय। अब ये बताओ द्वितीय की धनुष में बाहर की ओर कौन होता है? बैगनी। द्वितीयक में बाहर बैगनी और प्राथमिक में लाल। पूछता है द्वितीयक में बाहर क्या होता है? बैगनी। बाहर वाली बैगनी किरण कितना डिग्री होता है? 54 डिग्री 52 मिनट। अंदर वाली लाल किरण 50 डिग्री 8 मिनट। अब कलर का पढ़ेंगे। प्राथमिक रंग कौन है? रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू। लाल हरा पीला, सॉरी लाल हरा नीला। लाल और हरा मिलाएंगे तो क्या बनेंगे? पीला। और आगे बताओ कि लाल और नीला में क्या बनेगा? मैजेंटा। लाल और नीला, हरा नीला पीकॉक नीला। हरा नीला मतलब 2 प्राथमिक रंग को मिलाने से एक नया रंग बने, उसको क्या बोलेंगे? द्वितीय। दान में कौन चीज दान देते हैं? कॉर्निया। आइरिस का कार्य का मतलब आंख में जाने वाला प्रकाश को नियंत्रित। आंख में जाने वाला प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परिचारिका। सुनो, आंख के अंदर भरे जलीय द्रव एवं कांच का द्रव का अपमान कितना आता है? 1.336। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा भी बनता है। रेटिना के बीचे बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखा, उसको बोलते हैं पील, येलो पॉइंट। रेटिना 2 प्रकार का होता है, संकुच होता है और क्षर कोशिका। शंकु और क्षर। शंकु कोशिका क्या रंग का प्रदर्शित करता है? शंकु कोशिका रंग। क्षर कोशिका क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता। शंकु कोशिका क्या करता है? शंकु कोशिका के बाद रंग के बारे में बताता है। क्षर कोशिका प्रकाश की तीव्रता। क्षर कोशिका सामान्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी आगे बताइए। मानव आंख की सबसे अधिक संवेदनशील कितना तरंग होता है? 55 सेंटीमीटर। मानव आंख के लिए 5500। जब आंख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा भाग सूज कर जो है ना लाल हो जाता है? कंजक्टिवा नेत्र श्लेष्मा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु। शॉर्टकट में ही समझो, जैसे जो दोष है वो तुमको दिख रहा है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु क्या दिख रहा है और दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है। शॉर्टकट में दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिख रहा है, निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में फोकस लंबाई क्या होता है? वो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और फोकस की दूरी घट जाती है। निकट दृष्टि में फोकस दूरी क्या होगा? घटेगा और लेंस की लंबाई बढ़ेगा। लेंस की क्षमता भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता, निकट की वस्तु नहीं। लेंस की गोलाई क्या होगा? कम होगा। लेंस की गोलाई कम, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। लेंस की क्षमता क्या होगा? घटेगा। दूर दृष्टि लेंस की क्षमता घटेगा। अब होता है एक जरा दृष्टि दोष। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल। और दीर्घ दृष्टि में उत्तल। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है? वृद्धावस्था के कारण आंख की समंजस क्षमता घट जाती है, जिसके कारण न दूर का दिखे न निकट का, उसको क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि मतलब जर गया आंख तुम्हारा, ना निकट का दिख रहा है ना दूर का, इसको क्या बोलेंगे? जरा दृष्टि दोष। इसका प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष का निवास के द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल, द्विफोक्सी या बाइफोकल। दृष्टि वैषम्य या अभिदुप्ता, इसको क्या होता है कि क्षैतिज दिशा में तो ठीक दिख पाता है
लेकिन ऊर्ध्व दिशा में नहीं, मतलब क्षैतिज दिशा मतलब इस तरह, और ऊर्ध्व दिशा मतलब खड़ा नहीं दिख पाता है। क्षैतिज दिखना, ऊर्ध्व दिशा में नहीं दिखना, उसको क्या बोलेंगे? दृष्टि वैसे अविद्युक्ता। अविद्युक्ता के लिए कौन सा लेंस? बेलनाकार। अविद्युक्ता में बिंदु आया ना तो बेलनाकार, अविद्युक्ता में बेलनाकार। सरल सुंदरसी में कम दूरी का उत्तल लेंस होता है, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। सरल सुंदरसी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन। सरल सुंदरसी का आवर्धन क्षमता वाला फॉर्मूला है A बराबर 1 + D/F। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दूरदर्शी में कितना उत्तल लेंस होता है? 2 उत्तल लेंस, जो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। कल का जो टॉपिक होगा थोड़ा सा इससे हल्का होगा, क्योंकि भारी भारी चैप्टर तो आपको बताइए दिए, प्रकाश बताइए दिए, उष्मा बताइए दिए। कल का स्थिर विद्युत से लास्ट जो है ना आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।